वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम अपनी क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें भी हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारा सॉल्यूशन। जो क्या है हमारा सॉल्यूशन। तो भैया यार ये सॉल्यूशन होता क्या है ना। सॉल्यूशन होता क्या है ये बता दो हमें। सॉल्यूशन होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर, है ना। मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अच्छा, अब मिक्सचर भी ना दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अब बात करेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर भैया? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जैसे मैंने कहा तुमसे, मैंने एक बाल्टी ली और उस बाल्टी में मिट्टी डाली और चीनी डाल दी। एक बाल्टी ली, उसमें मिट्टी डाली और चीनी डाल दी। तो भैया यहां पर क्या है कि मैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं मिट्टी और चीनी, मैं उनको अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मैं उनको बता सकता हूं कि ये रही चीनी और ये रहा मिट्टी, ये रही चीनी और ये रही मिट्टी, और मैं उनको अलग अलग भी कर सकता हूं। लेकिन अगर बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर की, तो अगर जैसे मैं पानी में चीनी डालूं, पानी में चीनी डालूं तो पानी में चीनी क्या है? घुल जाएगी। क्या फिर मैं उसको अपनी आंखों से बता सकता हूं कि इस सॉल्यूशन में कहां पर चीनी है? क्या मैं उसमें बता सकता हूं कहां पर चीनी है? नहीं बता सकता। यानी फिर मैं उसमें से सेपरेट कर सकता हूं चीनी और पानी को? नहीं कर सकता। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मिक्सचर होता है जिनको हम अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहां पर सॉल्यूशन में कहां पर चीनी है और कहां पर पानी है। जैसे और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। यानी सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। जैसे अब एग्जांपल लो तो मैं इथेनॉल में पानी मिला दूं, है ना। एक ग्लास लूं और उसमें इथेनॉल और पानी को मिक्स कर दूं। इथेनॉल क्या होता है? दारू, है ना। एक ग्लास में मैं दारू और पानी को क्या कर दूं? मिक्स कर दूं। तो वो क्या बन जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब मैं बता नहीं सकता कि कहां पर पानी है और कहां पर दारू है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगेंगे ना। दोनों एक जैसे लगेंगे भाई साहब देखने में। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन में अब हम कोई भी मिक्सचर बनाएं, अब जरूरी थोड़ी ना उसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, तो अब बात करेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। तो टाइप्स ऑफ solution on the basis of number of कंपोनेंट्स के बेसिस पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। देखो सॉल्यूशन ना कई प्रकार के हो सकते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर। अब उसमें से पहला क्या है? जैसे मान लो हम ले रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा ले रहे हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और तीसरा ले रहे हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। दो कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। टर्नरी क्या होता है? जिसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। क्वार्टरनरी क्या होता है? क्वार्टरनरी होता है जिसमें चार कंपोनेंट्स होंगे, अच्छा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? दो कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर। टर्नरी तीन का, क्वार्टरनरी चार का, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे, है ना। पांच कंपोनेंट होंगे, ऐसे चलता जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो हमारे जो सिलेबस में है वो है बाइनरी सॉल्यूशन, और नीट में भी यही है। नीट के सिलेबस में भी केवल यही सॉल्यूशन है। तो हम इस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, इस सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे। तो इसको नोट कीजिए।
बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक को हम नाम देंगे सॉल्यूट, एक कंपोनेंट को नाम देंगे सॉल्यूट और दूसरे को नाम देंगे सॉल्वेंट। दूसरे कंपोनेंट को क्या नाम देंगे, सॉल्वेंट। अच्छा, तो आपने अभी तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा होगा। भैया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। और मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है भाई साहब, है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, अरे भैया हम तो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ये फिर गलत कैसे हो गया। अरे भाई साहब, तुम मात्रा के आधार पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड ही नहीं कर सकते, पहली बात तो, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तुम मात्रा के आधार पर डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो फिर भैया कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। सुनो तो, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो दूसरों को अपने अंदर घोल ले, है ना। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, जो दूसरों को अपने अंदर घोल ले वो सॉल्वेंट होगा। फिर सॉल्यूट क्या हुआ, जो दूसरों के अंदर घुल जाए, जो दूसरों के अंदर घुल जाए। तो लिखो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है विच डिजॉल्व्स others in itself, वो क्या होगा, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होगा, जो दूसरों के अंदर घुल जाए। तो which dissolved in others। अच्छा, अब भैया ये बात तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो दूसरों को अपने अंदर घोल ले वो सॉल्वेंट, और जो दूसरों के अंदर घुल जाए वो सॉल्यूट। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसके अंदर घुलेगा, ये बात आई ना, ये बात आई। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। अरे भैया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले चैप्टर में। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, और जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम वो क्या होगा, देखो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट का होता है वो होता है ज्यादा, और जो सॉल्यूट होते हैं उनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है कम। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम या ज्यादा होता है, लेकिन भैया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको डिनोट करते हैं कैसे। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, यानी इट रिप्रेजेंट्स the tendency of a substance to store charge, यानी कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर चार्ज को कितना स्टोर कर रहा है वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी जो सब्सटेंस अपने अंदर जितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना, वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा, है ना। जो अपने अंदर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वो उतना अच्छा डाई इलेक्ट्रिक, वो क्या होगा, उतना अच्छा सॉल्वेंट होगा। यानी जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा वो क्या है, उतना अच्छा सॉल्वेंट। और हमारी जो मानी जाती है कि जो H2 होता है वाटर हैज हायर वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जो H2 होता है उसकी सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और वो कितनी होती है, K = 80 के लमसम होती है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल लो कि मान लो मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 40, मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 40, और तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 10। मान लो तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 और मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 40, और हम दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो भैया उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की तरह काम कौन करेगा, मैं। सॉल्यूट की तरह काम कौन करेगा, आप सॉल्यूट की तरह काम करोगे, मैं सॉल्वेंट की तरह काम करूंगा, ठीक है। अब
जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा कोई भी सॉल्यूशन अगर मैं किसी के साथ बनाऊं, है ना, आपके साथ मैंने बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, अगर मैं किसी और के साथ बाइनरी सॉल्यूशन बनाऊंगा तो जरूरी थोड़ी ना तब भी मैं सॉल्वेंट की तरह ही काम करूंगा। अगर मान लो मैं विराट कोहली के साथ सॉल्यूशन बनाने लग जाऊं, तो अगर विराट कोहली का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 60 और मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 40, तो अब जो सॉल्वेंट की तरह काम कौन करेगा, वो अब सॉल्वेंट की तरह काम करेगा विराट कोहली, है ना। अब सॉल्वेंट की तरह काम कौन करेगा, विराट कोहली। तो यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। H2O is the universal solvent। यानी अगर वाटर जो है किसी के साथ सॉल्यूशन बनाएगा तो वो हमेशा वहां पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, वो हमेशा वहां पर क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अगर मान लो, अब देखना, अब यहां पर मैं तुम्हारी गलत फहमी को दूर करूंगा। आप बोलते थे कि ना कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम मात्रा के आधार पर डिसाइड करते हैं, है ना। तो देखो, अगर मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास एक बाल्टी भर के नमक लिया, मैंने क्या लिया, एक बाल्टी भरकर नमक लिया और उसमें 2 बूंद पानी डाल दी, सिर्फ 2 बूंद पानी डाली, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो मैंने उसमें 2 बूंद पानी डाला, तो अब उसका जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, बताइए, सॉल्वेंट कौन होगा वहां पर। तुम कहोगे साहब जो नमक है उसका मात्रा ज्यादा है, पानी का मात्रा कम है, तो नमक जो है वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन यहां पर ये गलत हो जाता है। अगर मान लो यही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो आप क्या बोलोगे, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो है वाटर। बेशक नमक जो है एक बाल्टी भरकर है, पानी उसमें 2 बूंद है, लेकिन फिर भी पानी जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करने वाला है, पानी जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो नमक से ज्यादा होता है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नमक से ज्यादा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो उतना अच्छा सॉल्वेंट। तो यहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट होगा। तो यहां पर मात्रा के आधार पर डिसाइड किया हमने, मात्रा के आधार पर डिसाइड किया नहीं किया। अच्छा, हाँ वो बात ठीक है, मैं मानता हूं कि जनरली पाया जाता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन हमेशा होगा नहीं बोल सकते। अब जनरली बोला गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मात्रा के आधार पर डिसाइड करने लग जाओगे, नहीं कर सकते ना। हाँ, तो नोट कीजिए इसको। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट की, वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की वही फिजिकल स्टेट होगी। यानी जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। अब जिनमें पहला है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी जब हम सॉलिड और सॉलिड में ही सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, एलाउ, है ना, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलाउ, है ना। एलाउ मतलब भैया, एलाउ क्या होता है, एलाउ होता है 2 मेटल्स का मिक्सचर, है ना, 2 मेटल्स का मिक्सचर, और मेटल क्या है, सॉलिड। तो जब हम 2 सॉलिड को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एलाउ बनता है ना। ये क्या है, हमारा एक एग्जांपल हो गया एलाउ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का क्या होगा, पेस्ट जेल हो गया, पेस्ट जेल एग्जांपल हो गया। और देखो अमलगम भी हो जाएगा, यहाँ पर अमलगम भी हो जाएगा, ठीक है। और गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का क्या होगा, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, है ना, जैसे ऐसे बॉल आती है ना वो, है ना, जिसमें ऐसे इसको दबाओ तो हवा निकलती है वहां से, है ना, ये गैस इन सॉलिड का आ गया। और इसका देखो, जैसे हम जब प्लेटिनियम के साथ हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं तो उसका भी ये एक एग्जांपल हो जाएगा, वो भी इसका। फिर आता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, NaCl प्लस H2O। जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं तो नमक क्या है, यहाँ पर बोलो, नमक क्या है, सॉलिड, और H2O क्या है, लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, जब हम लिक्विड में ही लिक्विड को मिला दें तो वहां पर क्या होगा, C2H5OH, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, है ना। इथेनॉल को अगर पानी में मिलाते हैं तो दोनों क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक, और जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को जैसे खोलते तो वहां से एकदम गैस सी निकलती है ना, ऐसी बियर के साथ होता है। और सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, यानी जब हम गैस में सॉलिड को मिलाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल को हवा में, ठीक है। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ये फॉग हो गया। गैस इन गैस सॉल्यूशन क्या होगा, इसका एग्जांपल एयर। तो इन सबको बस एक बार निकाल लेना, इन सबको एक बार निकाल लेना।
और अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए इसको। तो अब बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, है ना। अब किसके बारे में बात करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं वो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा को ये रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, अब जैसे इसमें पहला मैं कंसंट्रेशन टर्म्स लू, वो क्या है? परसेंटेज बाई वेट, ठीक है, परसेंटेज बाई वेट, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट बाई वेट परसेंट, या फिर जिसको हम वेट बाई वेट परसेंट बोलते हैं। ये मैंने पहली कंसंट्रेशन टर्म्स ली है। अच्छा भैया, ये बोलता क्या है? कहने का मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन क्या बोलता है कि 10% बाई वेट, 10% बाई वेट, और केमिस्ट्री में याद रखना वेट को मास भी बोलते हैं, ठीक है। 10% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि 10% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो एक चीज याद रखो कि जो सॉल्यूशन का नाम होता है वो सॉल्यूट के नाम पर रखा जाता है, यानी ये इसका नाम क्या है? जो सॉल्यूशन का नाम होगा ना वही सॉल्वेंट का नाम होगा, जो सॉल्यूशन का नाम होगा वही सॉल्यूट होगा। यानी इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? NaOH सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूट क्या होगा? NaOH। यहां पर जो सॉल्यूट होगा वो होगा NaOH, और यहां पर भैया फिर सॉल्वेंट क्या होगा? और जब यहां पर कुछ नहीं देखा तो हम ये जानते हैं कि वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और जब कुछ ना दिया हुआ हो सॉल्वेंट, तो वहां पर क्या मानना है हमें? वाटर को ही सॉल्वेंट मानना है। सॉल्वेंट मानना है। अब ये बोल रहा है 10% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 10% पर यानी प्रति सेंट में 100, यानी प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है ना। प्रति 100 ग्राम सॉल्यूट में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही तो मतलब है इसका। यानी 10 ग्राम NaOH इज इसको कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे ही तो लिखेंगे, 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। तो यानी ये क्या बताता है? अब देखो ये जो लिखा है इसको समझने के लिए हमने ऐसे खोल के लिख दिया इसको। ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है 10 ग्राम NaOH जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम NaOH है। तो बताइए वाटर की मात्रा कितनी होगी? यानी इसमें 10% NaOH है तो वाटर कितनी परसेंट होगा? 90%, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो इसका। जैसे मैं कहूं 20% बाई वेट, 20% बाई वेट को हम क्या भी बोलते हैं? मास, ठीक है। वेट H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे भैया? इसको क्या लिखेंगे? 20%, यानी यहां पे क्या होगा? 20% H2SO4, 20 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। H2SO4 क्या है? यहां पर सॉल्यूट है। H2SO4 क्या है? सॉल्यूट है। यानी वेट बाई वेट परसेंट क्या बताता है? वेट बाई वेट परसेंट बताता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको लिखना कैसे जाएंगे? इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर यहां से वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट बताना है हमें क्या बताना है? वेट ऑफ सॉल्यूट। और किसमें बताना है? सॉल्यूशन में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन
और परसेंट की जगह पे क्या लगा दो 100%, की जगह पे लगा दो 100। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है तुमसे कितना है 10 ग्राम, और देखो फिर क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितना हो गया परसेंट की जगह पे कर दो 100। यही तो सब कुछ लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया यहां तक, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इस पर क्वेश्चन करें एक, इस पर क्वेश्चन करें एक, चलो नोट करिए इसको पहले। क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमारे पास 20 ग्राम NaOH है ना। क्वेश्चन ये बोलता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इस पे, बहुत सिंपल करेंगे भाई साहब, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोलता है, तब तक ट्राई कीजिए आप। 20 ग्राम NaOH जो है वो 200 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20 ग्राम NaOH जो कि क्या है सॉल्यूट है, इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। यानी 200 ग्राम सॉल्यूशन में 220 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, यानी 200 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो हमसे यहां से पूछा है कि वेट बाई वेट परसेंट कितना होगा, वेट बाई वेट परसेंट निकालो, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है 30, 40, 20 और चौथा हो गया 10, चौथा हो गया 10। करो इसको, अच्छा हो गया, मैं करूं अब। देखो तो वेट बाई वेट परसेंट निकालना है, तो वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वेट बाई वेट परसेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू के 100, ठीक है। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें यहां पर दिया है 20 ग्राम, ठीक है। और प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का कितना वेट है 200, सॉल्यूशन का कितना है 200 ग्राम इंटू 100, तो ये देखो 0 से 00 कट गया, ये यहां से 10 बार कट गया, तो कितना आ गया 10%, 10% वेट बाई वेट जो है यहां पर ये है 10 बार, 10% क्या होगा वेट बाई वेट परसेंट कितनी आएगी इसकी 10%, वेट बाई वेट परसेंट कितनी आएगी 10, तो यहां पर आंसर कौन सा आ जाएगा 10। कितना सिंपल सा सवाल था, कितना सिंपल सवाल था, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पर। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो क्या है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या फिर जिसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं, जिसको हम दुनिया जिसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के नाम से भी जानती है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा क्या, हमारे पास एक मान लो सॉल्यूशन दिया है 5 ml बाई वेट, 5 ml बाई वेट नहीं होगा, यहां पर वॉल्यूम होगा, 5 ml बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, और वो सॉल्यूशन क्या है कि 5 ml बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी 5 ml नहीं होगा यहां पर, ये 5% है, 5% बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, यानी 5% जो है वो HCl सॉल्यूशन है। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या बताता है सॉल्यूट की मात्रा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो यहां पर क्या है 5% बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन को खोल के कैसे लिखेंगे भाई इसको, ये क्या है 5% यानी प्रति 100 ml। अब देखो वॉल्यूम आ गया तो यहां पर क्या आएगा ml, तो यहां पर इसको लिखेंगे कैसे 5 ml, और सॉल्यूट क्या है यानी 5 ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 ml सॉल्यूट क्या है यहां पर HCl, सॉल्यूट क्या है HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि ये है 5 ml HCl जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, 5 ml HCl जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट को कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर आएगा वॉल्यूम किसका है सॉल्यूट क्या है ना, सॉल्यूट का ही तो बता रहे हैं, और किसके अंदर बता रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू परसेंटेज पे कर दो 100, ये हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला।
क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बता रहे हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इनटू परसेंटेज ऑफ 100, बस सिंपल सा है। यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल लोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल लोगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या बताता है कि कोई भी सॉल्यूट जो है ना, एमएल में, है ना, वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, ये बताता है। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के ऊपर एक क्वेश्चन करो, फिर अपने आप दिमाग में बढ़ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सॉल्यूट और जो सॉल्यूशन है, इनकी वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, एमएल में, कैसी होनी चाहिए, एमएल में। तो 10 ml HCl प्रेजेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी दी हुई है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी दी हुई है, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो दी हुई है वो है हमारी 10 ml, 10 ml इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, लेकिन हमें सॉल्यूशन किसमें चाहिए, एमएल में, है ना। लेकिन यहां पर हमें डेंसिटी दी हुई है, और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहां से हमें वेट दिया हुआ है सॉल्यूशन का कितना है, ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की वो है इतनी, तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहां से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा वेट बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है, वेट कितना दिया हुआ है हमें, वेट दिया हुआ है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 2 ग्राम, तो यहां से वॉल्यूम कितनी आ गई, 50 ml, वॉल्यूम निकल के आ गई 50 ml। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो लगा दो यहां पर, तो यहां से बी बाई बी परसेंट कितना निकलेगा, बी बाई बी परसेंट निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml, और इसका कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml इंटू 100, ये देखो कितना आया, इस 0 से ये 0, 5 से ये 20 टाइम्स, तो बी बाई बी कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, बी बाई बी परसेंट कितना आ रहा है 20। देखो यहां पर किया क्या था हमने, किया क्या था, हमें इस क्वेश्चन ने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पूछा था, ये हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें एमएल में दिए होने चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ना। तो 10 ml कितना है, हमने 10 ml दिया है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। तो इस वेट ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें डेंसिटी दी हुई है, और डेंसिटी इक्वल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से वेट भी दिया है और डेंसिटी भी दी है सॉल्यूशन की, तो यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाला 50 आया, फॉर्मूले पर रखा, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कितना आया 20, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कितना आया 20, इसको नोट कीजिए। और जो तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी यहां पर होगा क्या, सिंपल सा लिख दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल सा हो जाएगा ये यहां से, ठीक है। लेकिन अब चौथी कंसंट्रेशन टर्म्स पर आते हैं। चौथी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, चौथी कंसंट्रेशन टर्म है, और भैया याद रखना यहां से हर साल नीट में एक सवाल आता ही आता है इस कंसंट्रेशन टर्म से, जो है मोलैरिटी, मोलैरिटी, यहां से हर साल नीट में एक सवाल देखने को मिल ही जाता है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, और वो सॉल्यूशन है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH is present in
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स NaOH प्रेजेंट है। भैया ये मोल्स क्या होता है? मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है अगर मैं किसी भी सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालूं और उसको ग्राम के इक्वल कर दूं, जैसे मैंने कहा कि NaOH है, मेरे पास क्या है NaOH, मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो देखो Na का मास कितना होता है 30 है ना, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो कितना हो जाएगा 40 है ना, 40। अगर मैं इस 40 को ग्राम में लिख दूं, अगर मैं इस 40 को ग्राम में लिख दूं 40 ग्राम, तो ये क्या होगा 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल NaOH। यानी सिंपल सा क्या मतलब है कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल होता है। जो 1 मोल होता है वो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर इस सॉल्यूशन को कैसे लिखूंगा मैं? इस सॉल्यूशन को कैसे लिखूंगा? इसका मतलब यानी 2 मोल्स हैं यहां पर NaOH के और 1 मोल में कितने होते हैं 40 ग्राम, तो 2 मोल में कितने होंगे 80 ग्राम। 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी ये लिखा है यहां पर, ये लिखा है यहां पर। बात समझ में आ गई यहां से? अच्छा, अगर मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो क्या होगा? मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी वो किसमें होगी? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगी? लीटर में। बात समझ गए? अच्छा, अगर मान लो कि मेरी जो वॉल्यूम है वो लीटर में ना होकर मिलीलीटर में होगी, तो है ना, तो क्या होगा? मोलरिटी लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम किसमें है? ml में। वॉल्यूम किसमें है? ml में। तो हमें यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें यहां पर क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकल के आती है हमारी मोलरिटी, ये निकल के आती है मोलरिटी। इसको नोट कीजिए, फिर इस पर एक आधा सवाल करते हैं। इस पर क्या है एक आधा सवाल करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि इफ 20 ग्राम NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, then find the molarity of the solution, then find the molarity of the solution। ठीक है, तो ऑप्शन क्या ले लो? 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये है सवाल। तो इसको पढ़ो, जब तक पढ़ लिया मैं करूंगा। तो देखो, इफ 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी पूछा है। तो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर वॉल्यूम किसमें दी हुई है? वॉल्यूम दी हुई है हमारी ml में। तो हमें यहां पर क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना दया है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिए नहीं है, हमें सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं n से, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन के मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो गिवन मास हमारा कितना है NaOH का? वो है 20 ग्राम। 20 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है NaOH का, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ऐसे NaOH का जो मोलर मास आता है वो कितना आता है 40 अपॉन 40। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं यहां से 1/2। तो यहां पर रखो, मोलरिटी निकालना हो तो कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/2 है ना।
अच्छा, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारा 100 ml, 100 इंटू 100, और ऊपर क्या है 1000, ऊपर क्या है 1000, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से 10 कितनी बार? 5 बार, 2 से 10 कितनी बार? 5 बार, तो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई? 5, मोलरिटी कितनी आ गई? 5, ऑप्शन में 5 है, ये रहा। देखो सिंपल सा था, तुम्हें NaOH यानी सॉल्यूट का तुम्हें मास दिया हुआ था, और तुम्हें मास दिया हुआ था, तुमने वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का गिवन मास कितना था? 20, मोलर मास कितना निकल के आया? 40, वॉल्यूम तुम्हें सॉल्यूशन की गिवन थी, फॉर्मूला पुट किया, मोलरिटी निकल के आई 5, मोलरिटी निकल के आई 5। नोट कीजिए इसको फटाफट। तो अगला सवाल करते हैं मोलरिटी के ऊपर। अब यहां पर क्या है कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने का ये सवाल है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा क्या? हमें कैलकुलेट पूछा है मोलरिटी। पहले हम क्या करेंगे? मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किसमें है? ml में। ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? बोलिए। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं। अब देखो हमें क्या बोला है? कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10% बाई वेट NaOH। देखो हमारे पास क्या है? 10% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, यानी इसमें सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है NaOH। अभी पढ़ा था ना वेट बाई वेट परसेंट, तो इसको लिखेंगे कैसे? 10 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी ये जो लिखा है यहां से यहां तक उसकी जगह पे ये समझ लो भैया, इसको खोल के हमने यहां पर लिख दिया है। तो अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH। NaOH का मैं मास दिया हुआ है कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। और इसका मोलर मास अभी हमने निकाला था, वो कितना था? 40। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/4। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/4, ठीक है। तो मोलरिटी निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 1/4, है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हमारे पास लेकिन क्या है? अब यहां पर ये बोल रहा है कि 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम निकालनी है सॉल्यूशन की, हमें लेकिन वेट गिवन है सॉल्यूशन का, वो कितना है? 100 ग्राम है। अरे इसको खोल के लिखा ना यहाँ पर, इसको 10% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन को लिखा तो कितना आया? 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है? 100 ग्राम। अब हमें यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है, वो कितनी है? 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? वो होती है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से वॉल्यूम कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 2। तो यहां से वो कितना आ जाएगा? वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 50 मिलीलीटर। कितनी आ जाएगी वॉल्यूम? 50 मिलीलीटर। तो यहां पर 50 और ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? 1000। ऊपर कितना था? 1000। तो इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लीजिए भाई साहब अपना। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी कितना आएगा? मोलरिटी आएगा, देखो 0 से ये 0 कैंसल, है ना। और ये कितना आएगा? 5 2 जा 20, 5 4 जा 20, 0 से 0 कितना आ गया? 5। यानी मोलरिटी कितनी निकल के आ रही है? यहां से मोलरिटी कितनी निकल के आ रही है? 5, है ना। तो यहां पर क्या था? अब हमें एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई थी, उससे हमें दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी थी। यानी हमारे पास क्या था? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन NaOH था 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमने यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला और फॉर्मूले में रख दिया। तो मोलरिटी कितना आया? 5। मोलरिटी कितना आया? 5। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा।